हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री ऑनर्स। आज हम सेकेंड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आर्कियोलॉजी एंड द अर्ली इंडियन पास्ट को कवर करेंगे। इसमें जो आपके जितने भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और सोर्सेस मिले हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो आर्कियोलॉजी से आप क्या समझते हैं कि आर्कियोलॉजी क्या है? आर्कियोलॉजी जैसे हमने लिटरेरी सोर्सेस देखे, लिटरेरी हमने वर्ड देखा तो उससे समझ में आता है कि हाँ कोई राइटिंग्स होंगी, कुछ राइटिंग्स के बारे में पढ़ना होगा, कुछ राइटिंग्स मिलती होंगी, बुक्स वगैरह, लिटरेचर से हमें ये समझ में आ रहा है। बट आर्कियोलॉजी से क्या समझ में आ, कौन बताएगा क्या मीनिंग है इसका? आर्कियोलॉजी का सिंपली मीनिंग है कि जो ह्यूमन पास्ट के जो मटेरियल रिमेन्स है, ह्यूमन जो पास्ट के जो मटेरियल रिमेन्स है उसको क्लोजली कनेक्ट करते हैं हिस्ट्री से, उसकी स्टडी को आर्कियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट दो मटेरियल रिमेन्स इज क्लोजली कनेक्टेड विद हिस्ट्री। जो उस टाइम के ह्यूमन के जितने भी टूल्स थे, प्रोडक्ट्स थे, उन सब चीजों के जो मटेरियल रिमेन्स बच गए थे, डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे, सर्वाइव कर गए थे इतने टाइम तक, उससे वो जो हिस्ट्री कनेक्ट कर सकते थे कि हाँ ये चीज ऐसी थी तो इस टाइम पे लोग ऐसे होते थे। तो इस चीज की स्टडी को हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, सो अब मटेरियल रिमेन्स होते हैं वो जैसे ग्रैंड पैलेसेस होते थे, पैलेसेस महल वगैरह होते थे, छोटे छोटे टेम्पल्स होते थे, प्रोडक्ट्स थे उनके डेली वेज के जो प्रोडक्ट्स होते थे, डेली वेज के जो टूल्स होते थे। जैसे आज के टाइम पे हमारे यहाँ किचन में जो यूटेंसिल्स हैं वो एक टूल हो जाएगा आफ्टर 1000 years। ठीक है, और जो भी हम डेली वेज में टूल्स यूज करते हैं, प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, वो आफ्टर 1000 years वो भी एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो जाएगा उन लोगों के लिए, आगे की जनरेशन के लिए। ठीक है, कि हम लोग जैसे हमारे टाइम पे छोटे फोन आते, स्मॉल फोन्स आते थे बटन वाले, जो आज के टाइम के जो जनरेशन है उनके लिए वो पास्ट हो गया, वो हिस्ट्री हो गई कि किस तरीके से यूज किया जाता था। तो ये अगर वो उस चीज को पढ़ेंगे, चीज के बारे में सर्च करेंगे तो वो समझेंगे कि हाँ उस टाइम के लोग इतने टेक्नोलॉजी नहीं थी। पर तब भी जो हमारा सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अ, जो उनका ड्रेनेज सिस्टम है वो कितना परफेक्ट था, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका थॉट प्रोसेस हमें समझ में आता था कि हाँ वो उनका कल्चर क्या, उनका थॉट प्रोसेस क्या, उनकी टेक्नोलॉजी क्या थी, उन्होंने किस तरीके की मटेरियल यूज किया था, कौन कौन से मेटल्स वगैरह यूज किए थे जिसकी वजह से वो चीज थी एक परफेक्ट ग्रिड का शेप की, पूरी गलियां थी, ड्रेनेज सिस्टम था, घर थे, वेल्स थे, वॉल्स वगैरह थे, फोर्टिफाइड्स किए गए थे, वो जिस मटेरियल से, जिस स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाया गया तो उस चीज के स्टडी को हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आपके स्ट्रक्चर्स आ गए, आर्टिफैक्ट्स आ गए, बोन्स आ गए, शीट्स आ गए, सील्स आ गए, कॉइन्स आ गए, स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शंस, बहुत सी चीजें आ गई। ठीक है, अब ये अब historians, anthropologists and archaeologists understand culture as something that includes all patterns of people's learned behavior। मतलब उनका जो कल्चर है, वहाँ के उस मतलब जो वहाँ के लोगों के बिहेवियर से हमें वहाँ की कल्चर के बारे में पता चलता है। द वे ऑफ थिंकिंग, डूइंग थिंग्स दैट दे लर्न फ्रॉम सोशल ग्रुप ऑफ विच दे आर अ पार्ट। ठीक है, वो जिस तरीके से सीखते थे, सोचते थे, उस चीज से हमें उसके उनके बारे में, उनके कल्चर के बारे में पता चलता है। उनके कल्चर को हम समझ सकते कि हम उनका कल्चर कैसा था, वो इस चीज को यूज करते थे तो उनका जैसे ड्रेसेस हो गई, उनकी ड्रेसेस किस तरीके से बनती थी, किस तरीके से होता था, उनका कल्चर क्या था, वो किस तरीके से यूज किया करते थे, अपना रिचुअल्स किस तरीके से होते थे, जो उनका बिहेवियर था, उनका जो थिंकिंग पावर थी, थिंकिंग वे था, उससे हमें उनके कल्चर के बारे में पता चलता है। Archaeologists also use the word culture in a more specific or technical sort of way, connected with certain other important terms, artifacts,
इंडस्ट्रीज असेंबल एज। आर्कियोलॉजिस्ट जो कल्चर को एक और मोर स्पेसिफिक और टेक्निकल वे में यूज करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जैसे उस टाइम के जो आर्टिफैक्ट्स थे, इंडस्ट्री थी, वो उस टाइम पे कौन सी इंडस्ट्री थी, उनके कल्चर किस चीज पे ज्यादा, कल्चर उनका किस चीज पे ज्यादा बेस था, कल्चर मतलब उनका क्या क्या चीजें ज्यादा यूज किया जाता था, इंडस्ट्री में क्या क्या बनती थी उस टाइम पे, आर्टिफैक्ट किस तरीके से थे, उस तरीके से उनको वो आर्कियोलॉजिस्ट ने कल्चर को कनेक्ट किया है इन सब चीजों से भी। ठीक है, आर्टिफैक्ट इंडस्ट्री से भी कनेक्ट किया है कल्चर वर्ड को। और जो आर्टिफैक्ट जो होते हैं ना, एक पोर्टेबल पोर्टेबल ऑब्जेक्ट होता है जो ह्यूमन हाथों से बनाया जाता है, ऑल्टर्ड बाय ह्यूमंस, हाथों से बनाया जाता है, ह्यूमंस हैंड, मैन मेड, बेसिकली मैन मेड चीजें होती हैं आर्टिफैक्ट। और वो पोर्टेबल होते हैं, आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं। जैसे आज पोर्टेबल डिवाइसेस आने लग गए, फोन अपना पोर्टेबल ही है। ठीक है, पहले पोर्टेबल नहीं था, बट आजकल तो पोर्टेबल है, इवन लैपटॉप्स, टैब्स पोर्टेबल चीजें हैं। तो वैसे ही है, सिमिलर आर्टिफैक्ट्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल फाउंड एट साइट कंप्राइज एन इंडस्ट्री। सिमिलर आर्टिफैक्ट्स सेम मटेरियल के मिलते थे, फाउंड एट साइट कंप्राइज एन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज में भी। ठीक है, all the industries found at a site from its assembled age. If similar if similar assembled ages are found at several sites, these sites are said to belong to the same archaeological culture. See, इसमें बहुत अच्छी चीजें बता दी हैं इस दो सेंटेंसेस में, कि जो वहां के जो अगर जैसे सेम चीजें अगर हर कई कई जगहों पे कुछ कुछ साइट्स में मिल गई, लेकिन आज हमें यहाँ पे ये चीजें मिल रही हैं, तो कल भी वो चीजें सेम चीज से मटेरियल का वहां चीज बनी हुई है, वहां पे चीज मिली है, उसी वैसी मटेरियल का सेम मटेरियल का सेम चीज हमें कहीं और मिलता है। तो हमें ये चीज समझ में आ रही थी, आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उनको ये हमें ये समझ में आ रही थी कि इनका कल्चर, ये जो एरिया है, ये जो साइट में जहां जहां ये चीजें मिली है, उनका कल्चर सेम है। ठीक है, उनका कल्चर जो आर्कियोलॉजिकल कल्चर, जो उनका कल्चर बिल्कुल सेम है। उस चीज से हमें पकड़, हम ये चीजें हम्म, पढ़ते थे, समझते थे। ठीक है, अब फील्ड आर्कियोलॉजी डील्स विद द एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकवेशन ऑफ साइट्स। जो फील्ड आर्कियोलॉजी सिंपल मीन है कि वो डील कर एक्सप्लोर करते थे, एक्सकवेट खोदते थे साइट्स पे। साइट्स आर प्लेसेस वेयर मटेरियल रिमेन्स ऑफ पास्ट ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी आइडेंटिफाइड। साइट्स मतलब एक जगह होती थी, साइट्स हम लोग यूज करते हैं, एक आर्कियोलॉजिस्ट, एक हिस्टोरियंस, एक हिस्ट्री स्टूडेंट्स हम लोग यूज करेंगे प्लेसेस की जगह ये साइट्स, क्योंकि वहां पे आपको आपको मटेरियल रिमेन्स मिलेंगे पास्ट ह्यूमन एक्टिविटी के। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी आइडेंटिफाइड, हम जहाँ पे वो चीजें मिलती हैं जिस जगह पे, उस चीज को उस चीज को साइट्स बोलते हैं। Archaeological evidence does not necessarily provide a complete picture of the material culture of ancient people. Archaeological evidence हमेशा कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखाता है जो मटेरियल कल्चर एंशियंट पीपल के, जो मटेरियल उनका जो कल्चर है एंशियंट पीपल के, वो कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखाता, क्योंकि artifacts found in archaeological record generally consist of things that have been thrown away, lost, forgotten, hidden, or left behind, intentionally or unintentionally by people when they moved elsewhere. मतलब ये जो है कि कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखता, उसका यही सिंपल मीनिंग है, वो इसलिए नहीं दिखता क्योंकि कुछ चीजें टाइम टू टाइम डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है ना। ऐसा नहीं है कि हाँ वो बिल्कुल सटीक रहती है, नहीं, वो डिस्ट्रॉय होती है।
और artifacts found in archaeological record generally consist of things, वो या तो लोगों के थ्रू फेंका गया है या खो गया है, या भूल गए हैं या छुपा दिया है, कहीं रख दिया है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली लोगों से। वो आर्टिफैक्ट्स ऐसे मिले हैं कि लोग वहां से चले गए हैं छोड़ छाड़ के। ठीक है, सिंपली मीनिंग ये है, आर्टिफैक्ट्स ऐसे मिले आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में हमें। Archaeological reconstruction depends on the amount and kind of material that is preserved, and this in turn depends on the objects themselves and on environmental factors, particularly soil and climate. Simple, मैं वही बोला कि destroy archaeological reconstructions तभी हो सकता है अगर वो material preserved हो, destroy ना हो। अगर वो बचा होगा तभी हम पता कर सकते हैं, हम reconstruct कर सकते हैं। बट अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, या तो खुद हो जाता है या एनवायरमेंटल फैक्टर, फ्लड वगैरह, बहुत सी चीजें एनवायरमेंट फैक्टर्स होती है, सॉइल, मिट्टी, क्लाइमेट, जोग्राफिकल फीचर्स होती है, फैक्टर्स होता है, वो चीजें भी इफेक्ट करती है डिस्ट्रॉय प्रिजर्व के कोई भी मटेरियल के लिए। यस, बेटे हम inorganic materials like stone, clay, and metal objects are most likely to survive in the archaeological record। मतलब इनऑर्गेनिकल मटेरियल्स, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स थे जैसे स्टोन थे, क्ले थे, मेटल ऑब्जेक्ट्स, मतलब वो सरवाइव हुए हैं आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में। वो देखा गया है कि वो सरवाइव है, स्टोन्स के जो थे, क्ले के और मेटल ऑब्जेक्ट्स थे, वो सरवाइव किए हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है, these things have to be kept in mind when assessing archaeological evidence। ये चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि जब हम एविडेंस को देखते हैं कि वो जो भी चीजें हमें मिल रही है वो टूट ना जाए, वो खराब ना हो जाए। Sites can be explored by carefully examining what lies on the surface or they can be excavated। में बहुत लाइटली, बहुत केयरफुली हमें वो एग्जामिन करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, एक्सकेवेट करना पड़ता है, ताकि जो चीजें सरफेस है, जो अंदर है सॉइल के, वो चीज खराब ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो हमारे थ्रू, क्योंकि बहुत सी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है। Of course, if a site gets disturbed, this principle does not apply. It is very important to know the stratigraphy context of artifacts। सिंपल वही चीज है। Excavation can be horizontal भी होता है, where a large surface area exposed। हॉरिजॉन्टल अगर वो करेंगे, लार्ज सरफेस एरिया हमें एक्सपोज हो जाता है। अगर वर्टिकली करेंगे तो वो पूरा डिग करेंगे, पूरा सरफेस को डिग करेंगे। ठीक है, नीचे जाएंगे पूरा कोर तक, अर्थ के कोर तक वैसे कोई नहीं पहुंच पाया, क्रस्ट तक, क्रस्ट वहां तक। ठीक है, are accompanied by careful recording, mapping, photographing, labeling and preserving artifacts। Simple, समझ में आ गया होगा। Recording is very important because excavation is destructive। Some features of the upper layers have to be destroyed as archaeologists move from one layer to next। सिंपल, रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एक्सकवेशन के थ्रू जब हम एक लेयर निकालते हैं तो जो हमें वो चीजें मिलती हैं तो उसको रिकॉर्ड करके रखना जरूरी है, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो जाती है बाद में जब हम दूसरा लेयर निकालते हैं, दूसरी चीजें खोदते हैं ऑब्वियसली। तो वो चीजें हमें रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। ठीक है, equally important is the publication of results, otherwise no one except the excavators will know what was discovered। सिंपल, हमें बताना, पब्लिकेशन भी करना जरूरी है। ठीक है, वरना फिर कोई बिलीव नहीं करेगा कि हाँ ठीक है। हिस्टोरियंस के तो बहुत सी चीजें बिलीव भी नहीं किया गया था उस टाइम पे, जब तक अगर आप एविडेंस ना दो। इवन आज के टाइम पे भी अगर कोर्ट में कोई भी क्रिमिनल प्रूफ गिल्टी तब तक प्रूफ नहीं हो पाता जब तक उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं मिलता। कोर्ट भी प्रूफ मांगता है, तो ऑब्वियसली हम लोग तो इंसान ही, हम भी प्रूफ ही मांग रहे थे उस टाइम पे हिस्टोरियन से, आर्कियोलॉजिस्ट से बेसिकली। These days, an important trend within field archaeology is to try to understand sites within their larger landscape or context।
उस टाइम पे फील्ड आर्कियोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस टाइम समझने के लिए. आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑल्सो इंक्रीजिंगली मूविंग टुवर्ड नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन सच एज रिमोट सेंसिंग एंड रीजनल सर्वेस. आर्कियोलॉजिकल जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो अब आगे बढ़ रहे थे, जिससे जो जितने भी हमारे जो आर्टिफैक्ट्स है, जितने भी हमारे मटेरियल है रिमेन्स, वो खराब ना हो. मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जो टेक्नोलॉजी थी वो बढ़ा रहे थे, जैसे रिमोट सेंसिंग हो गया, रिमोट सेंसिंग के थ्रू रीजनल सर्वेज हो गया. ठीक है. रीजनल सर्वेज आर कंडक्टेड बाय वॉकिंग ओवर केयरफुली sections of an area, observing the destruction distributions and nature of surface features and finds. सिंपल मीनिंग समझ में आ गया कि रीजनल सर्वेज वो वहां पे घूमते थे, केयरफुली सेलेक्ट करते थे कुछ एरिया, ऑब्जर्व करते थे उसका डिस्ट्रीब्यूशन, नेचर ऑफ सरफेस, नेचर क्या था, फीचर्स क्या थे, उसको समझते थे. तो ये होता था रीजनल सर्वेस. वाइल आर्कियोलॉजिस्ट जनरली वर्क ऑन लैंड, मरीन और अंडर वाटर आर्कियोलॉजी इज रेपिडली ग्रोइंग एरिया ऑफ स्टडी. अब जो आर्कियोलॉजी है, पहले तो वो लैंड में होती थी, जनरली काम वो लैंड में किया जाता था, बट अंडर वाटर भी करने लगे. क्योंकि अंडर वाटर इसलिए क्योंकि जैसे जैसे रेपिडली, जैसे जैसे तेज, बहुत तेज जो एरिया है स्टडी करने का, वो ज्यादा बढ़ रहा था, तो हमें अंडर वाटर भी मिल रहे थे. अब उसका भी एग्जाम्पल, जैसे मरीन आर्कियोलॉजी इन्वॉल्व्स मेनी स्पेशलिस्ट सच एज ओशनोग्राफर्स, जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिस्ट एंड ड्राइवर फोटोग्राफर्स. मरीन आर्कियोलॉजी में हमें बहुत से स्पेशलिस्ट की जरूरत है, ओशनोग्राफर्स की, जियोलॉजिस्ट की, जियोफिजिस्ट और ड्राइवर फोटोग्राफर्स. अब मैं इसका इसका सेंटेंस का मैं एक अभी रिसेंटली हमारा राम सेतु मूवी निकली थी अक्षय कुमार की, ऑब्वियसली सबने देखी होगी, हिस्ट्री स्टूडेंट्स तो बेसिकली सबने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो एक बार जरूर देख लेना, अच्छी मूवी है. सो उसमें जब ये प्रूव करना था कि राम सेतु मतलब राम जी राम जी की जो जनरेशन थी, राम जी थे या नहीं, राम सेतु बना कैसे, राम सेतु या वो एक नेचुरल है या मैन मेड है, ये चीजें जब प्रूव करनी थी, तब उन्होंने अंडर वाटर ही आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजी को यूज किया, अंडर वाटर ही आर्कियोलॉजी को यूज किया. उसमें उन्होंने ओशनोग्राफर्स को बुलाया था, जियोलॉजिस्ट को बुलाया था, जियोफिजिस्ट को बुलाया था, ड्राइवर फोटोग्राफर्स को बुलाया था, क्योंकि उस टाइम के जो अंडर वाटर, जो ओशनोग्राफर्स अंडर वाटर का उनको पता होती है कि उसमें क्या क्या चीजें होती है. तो क्या क्या मतलब जो अंडर वाटर जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में उनको नॉलेज होती है, मिड सॉइल्स होते हैं उनके बारे में नॉलेज होती है जियोलॉजिस्ट को. तो इन सब चीजों को जरूरत है. राम सेतु इस सेंटेंस का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि उन्होंने, राम जी थे और वो राम सेतु नेचुरल बना है या फिर मैनमेड बना है, वो चीज प्रूफ करने. मरीन आर्कियोलॉजी और राम सेतु, इस चीज से याद कर लिया. ठीक है. अंडर वाटर मेटल डिटेक्टर्स हेल्ड बाय ड्राइवर्स give a signal if they sense any kind of metal object between 3 or 4 meter away. समझ में आ गया. मुझसे पहले वो मेटल डिटेक्टर रखते थे अपने पास, जो ड्राइवर्स होते थे, फोटोग्राफर जो फोटोज भी खींचते थे. ठीक है. कुछ भी अगर उनको मेटल से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उनको मिलता था 3 से 4 मीटर अवे, तो वो भी पता कर सकते. अब इन रिसेंट टाइम्स एक्साइटिंग अंडर वाटर डिस्कवरी हुई है, हैव बीन मेड ऑफ द कोस्ट ऑफ द्वारका. द्वारका जो वहां पे गुजरात में, एंड बेट द्वारका इन गुजरात. द्वारका, बेट द्वारका गुजरात में है. द्वारका में हमें रिमेन्स मिले हैं सबमर्ज्ड फोर्ट सिटी, एक पूरी सिटी मिली है. इवन फोर्टिफिकेशन, वॉल्स की फोर्टिफिकेशन भी हो रखी है, दीवारें खड़ी हो रखी हैं, स्टोन एंकर्स, परहैप्स गोइंग बैक टू सी आप 1500 BC सेंचुरी. सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. यस. हाँ, तो अब कहाँ थे. तो हमें सब मतलब अंडर वाटर डिस्कवरीज में सबसे एक और एग्जांपल हुआ है द्वारका में, जो हमें
पूरा पोर्ट सिटी, पूरी एक सबमर्ज्ड पोर्ट, पूरा द्वारका ही पानी में चला गया। तो वो हमें देखने को मिला, वो हमें डिस्कवरीज मिली। ठीक है। सो आज के लिए बस मैं यही कंप्लीट करती हूँ, फिनिश करती हूँ। तो एक बार आप ये जरूर पढ़ ले, इसमें इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ ये आर्कियोलॉजी क्या है, आर्कियोलॉजी जब आगे पढ़ेंगे तो आपको इजीली इजी होगा कि आर्कियोलॉजी किस चीज से कनेक्टेड है, आर्कियोलॉजी है क्या, किस चीज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आपको सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन पार्ट था इसका। हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के सब टॉपिक्स कवर करवाऊंगी। इसमें बहुत से चीज है, साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, किस तरीके से साइंटिफिक टेक्निक्स यूज किया गया है, और बहुत सी चीजें। ठीक है, बाद में बताऊंगी। अभी सस्पेंस नहीं खोलूंगी इस चीज के बारे में। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बाय बाय। एंड यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए इसके, तो आप प्लीज कमेंट करें, मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है। ओके, थैंक यू।